बिल्कुल। ऑन हो गया ना। गुड इवनिंग। नहीं, आपकी पहली क्लास नहीं थी, पहली क्लास में प्रेयर होता है, वो गलती से इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। गुड इवनिंग बच्चों। एक मिनट वेट करो। चलिए, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, नमस्कार। आई एम फाइन, बहुत बढ़िया हूँ। एंड हाउ आर यू? या बिल्कुल। चलिए, चलो बच्चे बच्चे, आ, क्या हो गया? अच्छा, पेन भी अलग अलग होता है क्या? पिछले क्लास में हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट किया था। आपको इंडक्टिव इफेक्ट की डिफिनीशन लिखवाई गई थी और बताया गया था कि इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह के होते हैं, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। और आपको ये बताया गया था कि कौन कौन से ग्रुप प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है। बताया गया था कि रेफरेंस हाइड्रोजन होता है। फिर हम लोग शिफ्ट किए थे अपने को कुछ कॉन्सेप्ट पे, कि इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज, डिस्पर्सन ऑफ चार्ज और एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बताया था, है ना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। उसके अंदर दो लाइन लिख लीजिए आप, तो फिर हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। लिखिए आप, लिखिए एसिडिक स्ट्रेंथ इज डिसाइडेड बाई, बिल्कुल बच्चे, जल्दी ही ऑफलाइन हम लोग आएंगे, है ना, टेंशन मत लो आप। लिखिए एसिडिक स्ट्रेंथ इज डिसाइडेड बाई एसिडिक स्ट्रेंथ इज डिसाइडेड बाई द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। If the conjugate base is stable, if the conjugate base is stable, then acid is strong. And if conjugate base is unstable, and if conjugate base is unstable, acid is weaker. Acid is weaker. And hence, stronger the acid, weaker the conjugate base, but more stable. But more stable. And weaker the acid, and weaker the acid, stronger the base, but less stable. But less stable.
चलो भाई, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, है ना। बेस के बारे में जानते हैं, बेस क्या होता है। तो देखो बच्चों, ये जो मैंने लिखा ये पिछले क्लास में हम लिख चुके थे। पहले बेस के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इसी के ऊपर आएंगे। तो लिखिए पहले बेस की डिफिनेशन, थर्ड पॉइंट लिखो आप। लिखें आप बेस की डिफिनेशन। लिखो ए बेस इज इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। ए बेस इज इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड with with lone pair of electron with lone pair of electron or negative charge, lone pair of electron or negative charge for donation, for electron pair donation. For example, तो देखो आप सामने, देखो आप, मैंने बेस की डिफिनेशन क्या बोली कि इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच होने का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो ऐसे सभी सब्सटेंस जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है, क्या वो बेस है? नहीं। बेस उन्हीं सब्सटेंस को बोलोगे जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो, प्लस जिनके पास नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए। जिनके पास नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए, उन्हीं को आप क्या बोलोगे? बेस बोलोगे। तो हमारे सामने बोर्ड पे बहुत सारे मैंने कंपाउंड और आयंस लिखे हैं। हमें पहचानना है कि कौन बेस है और कौन बेस नहीं है अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। तो देखो आप सामने, ये बेस है, ये बेस है, ये बेस है, ये बेस नहीं है। देखो आप, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, और नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी है लोन पेयर के फॉर्म में डोनेशन के लिए। जब डोनेट करोगे तभी बेस कहलाओगे। इसी तरह वाटर, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 लोन पेयर है। एल्कोहल, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 लोन पेयर है। ये बेस नहीं है, क्योंकि यहाँ कार्बन के आउटर सेल में, वैलेंस सेल में सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो ये बेस नहीं है। मीथेन ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन ना तो नेगेटिव चार्ज है, ना तो लोन पेयर है, तो ये भी बेस नहीं है। CH3 माइनस है, 3 बॉन्ड पेयर और 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में, ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये नहीं है, ये बेस है, ये बेस है ना। तो देख लो सभी को, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, देने के लिए कुछ होना चाहिए, चाहे नेगेटिव चार्ज और चाहे लोन पेयर। अगर ये है तभी हम इसको बेस की कैटेगरी में रखेंगे, है ना। एक बार चेक कर लीजिए, नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़े। जल्दी करो बच्चे। जी हाँ, CCl2 जो है लुईस एसिड है। एसिड भी कई तरह के होते हैं।
पिछले क्लास में बताया था मीथेन में से H+ निकाल दो तो CH3- बन जाएगा। तो 3 बॉन्ड पेयर है और नेगेटिव चार्ज, टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। तो CH3- क्या होगा? CH3- भी बेस होगा। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, अब बढ़ते हैं फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखो इधर, H स्ट्रॉन्ग एसिड है, कारण कंजुगेट बेस A- स्टेबल है। मैंने बोला कंजुगेट बेस, क्यों बोला? क्योंकि A के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना। ये स्टेबल है, कारण ये H+ को इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा था। H+ बार बार जा रहा था A के पास कि भैया मुझसे दोस्ती कर लो, भैया मुझसे दोस्ती कर लो, प्लीज प्लीज एक बार दोस्ती कर लो। लेकिन ए सोया हुआ था आराम से। क्यों? क्योंकि ए नेगेटिव चार्ज को अच्छी तरह स्टेबलाइज कर लिया। तो H+ ने बोला कि जाओ तुम स्टेबल हो, लेकिन आज से मैं तुमको वीक बेस माना जाएगा। H+ ने बोला कि जाओ तुम स्टेबल हो, लेकिन आज से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें क्या बोला जाएगा? वीक बेस बोला जाएगा, क्योंकि तुमने अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मुझे नहीं दिया, है ना। नहीं दिया, तो इसको तुमने क्या नाम दिया? वीक बेस नाम दिया। मतलब बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो कौन डिसाइड कर रहा है? H+। बेसिक स्ट्रेंथ डिसाइड कर रहा है H+। अगर H+ को इलेक्ट्रॉन मिल गया तो बोलेगा तुम स्ट्रॉन्ग बेस हो। H+ को इलेक्ट्रॉन नहीं बोल मिला तो तुम बोलेगा वीक बेस हो। जैसे देखो दूसरे केस में B- अनस्टेबल था। क्यों अनस्टेबल था? क्योंकि B जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी थी उसको संभाल नहीं पा रहा था, परेशान था, हैरान था कि कोई आए और मुझसे दोस्ती करे और मैं अपने ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसके साथ शेयर कर लूं। H+ गया इसके पास। H+ ने बोला क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? और B ने जवाब दिया व्हाई नॉट, क्यों नहीं। और फिर दोनों HB एक दूसरे का हाथ पकड़ के शहर में निकल गए। H+ ने बोला हे B-, तुम बहुत अच्छे बेस हो। B भी डरपोक था, क्योंकि कमजोर बेस था, क्योंकि अनस्टेबल था। तो इसका मतलब जो भी अनस्टेबल बेस होंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, है ना। इसीलिए देखो मैंने आपको जो है लिखवाया है कि स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर द बेस, है ना। और वीक बेस क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। वीकर द एसिड, स्ट्रॉन्गर द बेस, एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर अनस्टेबल। अनस्टेबल है तभी H+ के साथ दोस्ती कर रहे हैं। अगर स्टेबल होंगे तो H+ के साथ दोस्ती नहीं करेंगे, और अगर H+ के साथ दोस्ती नहीं करेंगे तो H+ ही नाम रख देगा, या तो वीक बेस है। इसका मतलब जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिसाइड होता है एबिलिटी ऑफ ए बेस टू डोनेट, टू शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद H+। H+ डिसाइड करता है कि सामने वाला बेस वीक है कि स्ट्रॉन्ग है ना। अब देखो इससे मैंने पूरी तरह समझा भी दिया आपको, है ना। बोलो, इतना समझ में आया सभी बच्चों को? सभी बच्चों को समझ में आया? एकदम क्लियर है ना। हाँ, तो याद रखोगे, स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर द बेस, बट वीक बेस आर स्टेबल। वीकर द एसिड स्ट्रॉन्गर द बेस, बट स्ट्रॉन्ग बेस आर अनस्टेबल। क्लियर है सभी बच्चों को? सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ, है ना। तो बच्चों, अब आप हेडिंग डालोगे एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट। आई इफेक्ट का एप्लीकेशन बहुत ही छोटा होता है, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ के फिर आगे चलेंगे रेजोनेंस के ऊपर। हेडिंग डालिए एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट। चलो जल्दी करो आप। और 20 दिसंबर को आपका एसआरजी टेस्ट है, और संभवतः फिक्स नहीं है, संभवतः मैं बोल रहा हूं।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, और सिलेबस रहेगा कंप्लीट आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर प्लस आइसोमेरिज्म, क्योंकि हो चुका है। तो अब आप टेस्ट की तैयारी में जुट जाइए, है ना। एसआरजी टेस्ट है शायद 20 दिसंबर को। अब जो मुझे मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैंने दे दिया, बाकी अभी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, है ना। चलो आगे देखो भाई, एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे पहले हेडिंग है एप्लीकेशन में, फर्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड सबसे पहला है ना। तो देखो बच्चों, आपने पढ़ा होगा आयनिक में। चलो बताओ, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो कैसे डिसाइड करते हो? पीएच से, के से, कि अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से? बताइए। चलो, हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड करते हैं के से, और के किस पे डिपेंड होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे, है ना। तो दो चीजें डिसाइड करती हैं, के डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड प्लस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये दोनों चीजें मिलकर डिसाइड करती है किसी भी सब्सटेंस का एसिडिक स्ट्रेंथ। पीएच सिर्फ ये बताता है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एच आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है। हो सकता है कि एसिटिक एसिड और HCl दोनों का पीएच सेम हो, लेकिन दोनों के नेचर में जमीन आसमान का फर्क है। एसिटिक एसिड वीक एसिड है, जबकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो पीएच से सिर्फ ये पता चलता है एच आयन कॉन्सेंट्रेशन। अगर दोनों का पीएच सेम है तो इसका मतलब दोनों में एच आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या है? सेम है ना। ये याद रखोगे आप। चलो आगे देखो आप। तो यहाँ पर देखो, मैंने एक कुछ जनरल एसिड लिए हैं। कौन कौन से? सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड, फिनॉल, वाटर, अल्कोहल, एल्काइन, अमोनिया, एल्कीन और एल्केन। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है ना। तो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? सल्फोनिक एसिड। और सबसे वीक एसिड कौन है? एल्केन, इथेन। ये जनरल ट्रेंड है, ये जनरल ट्रेंड, हाँ याद करना है इसको, ये आगे काम आएगा। ठीक है, आगे देखो भैया, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है मतलब के, ये ये बढ़ता है माइनस आई इफेक्ट से, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन से और माइनस एम इफेक्ट से। इसके बारे में आगे बताया जाएगा। और ये कम होता है प्लस आई इफेक्ट से, हाइपर कंजुगेशन से और प्लस एम इफेक्ट से। ये भी आगे बताया जाएगा, है ना। लेकिन अभी से मैं बताते चल रहा हूँ कि सारी चीजें आपको याद रहे। हमेशा एरोमेटिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ एलिफेटिक एसिड से ज्यादा होती है। मतलब फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ साइक्लोहेक्सेनॉल से ज्यादा होगी, क्योंकि ये एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक है। मतलब बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है, याद रखोगे, कि फॉर्मिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना, ज्यादा होती है किससे? बेंजोइक एसिड से। ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखोगे कि द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉर्मिक एसिड इज मोर एज कंपेयर टू दैट ऑफ बेंजोइक एसिड। ये अपवाद है। क्लियर है? इसको नोट कीजिए, तो हम आगे बढ़ेंगे। इसको नोट कीजिए तो हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो बच्चे।
हाँ भाई, विविधता। चलो भाई आगे बढ़े क्या? नोट कर लिया सबने? जी, देखिए अब आप, चलो देखो सामने अब आप। बेटा यहाँ पे हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है ना? देखो बाबू सामने, एसिडिक स्ट्रेंथ हमें कंपेयर करना है। देखो इन सभी को देखो आप, तो सब में COH है। यहाँ पर रिंग के अंदर ऑक्सीजन डाल दिया है और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल है कि मेटल है? तो आप बोलोगे नॉन मेटल है। कैसा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई कि माइनस आई? कैसा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई कि माइनस आई? तो आपका आंसर आएगा माइनस आई, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो माइनस आई इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है कम होती है? तो आपका आंसर आएगा बढ़ती है। अभी मैंने लिखवाया है, देखो यहाँ पर कि माइनस आई इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है ना? अब बताओ, माइनस आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है कि नहीं? तो आपका आंसर आएगा माइनस आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो माइनस आई इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, मतलब दोस्त है कि दुश्मन है? आपका आंसर आएगा दोस्त है, क्योंकि बढ़ा रहा है। तो दोस्त नंबर में ज्यादा होना चाहिए कि कम होने चाहिए? नंबर में ज्यादा होना चाहिए। दोस्त पास होने चाहिए कि दूर होने चाहिए? दोस्त पास होने चाहिए। तो इन सारे फैक्टर को दिमाग में रखना है क्वेश्चन करते वक्त, है ना? दुश्मन मतलब अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर रहा है तो दुश्मन है, प्लस आई इफेक्ट वाला। और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है तो दोस्त है, माइनस आई इफेक्ट वाला। दोस्त जितना पास हो, जितना ज्यादा हो, उतना अच्छा है। दुश्मन जितना दूर हो और नंबर में कम हो, उतना ही अच्छा है। दोस्त अगर है तो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, दुश्मन अगर है तो वो वीक होना चाहिए। मतलब ऑर्डर, आई इफेक्ट का ऑर्डर, है ना? यही लॉजिक है। अगर ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में है तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना? अब क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। मैंने बोला कि पहले क्वेश्चन में ऑक्सीजन जो है माइनस आई इफेक्ट शो करता है, दोस्त है, एक ही है, सब में एक है, देखो एक ही ऑक्सीजन सब में है, चौथे को छोड़कर। अब बताइए, दोस्त पास होना चाहिए कि दूर होना चाहिए? तो आपने बोला सर पास होना चाहिए। पास किस में है? पास देखो इसमें है, बगल में एकदम है। बोलो, सही है? सही है। अब बताओ, किसी ने पूछ दिया सर पास होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? मैं क्यों रटूं जो आप बोल रहे हो? मैं आपका कहना नहीं मानूंगा। क्यों मानू आपका कहना? आप टीचर हो इसलिए। मैंने बोला नहीं भाई, थोड़ा ठंड रख, मैं समझा रहा हूँ, है ना? पानी मार अपने ऊपर, समझा रहा हूँ। कल हाँ ना समझाओ आप मुझे, ऐसे कैसे? मैंने बोला बताओ मैंने क्या बोला है, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं? बोला कि माइनस आई इफेक्ट से। मैंने बोला बिल्कुल नहीं, मैंने कॉन्सेप्ट में ये बोला ही नहीं है। मैंने क्या बोला है कि स्ट्रेंथ ऑफ ए एसिड इज चेक बाय द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। तो अगर इनका कंजुगेट बेस बनाना है तो H+ निकाल दो। तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा।
और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, बगल में माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है। माइनस आई इफेक्ट वाला क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है ना, खींचेगा इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर का नेगेटिव चार्ज बताओ बढ़ जाएगा कम हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। और अगर डिस्पर्स हो जाएगा तो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ गई तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। बोला हाँ सर, सॉरी सर, मैंने तो सोचा ही नहीं। तो सोचिए, क्योंकि नेटा आपको देना है, केवीपीवाई आपको देना है, मुझे थोड़ी ना देना है, और जो सोचेगा उसका निकलेगा, है ना। समझ में आ रहा है। दो तरीके हैं, या तो आप ये रट लो, और दूसरा अगर चाहते हो बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कॉन्सेप्ट के साथ आइए। मैंने बता दिया दोनों चीजें आपको, है ना। क्योंकि अगर माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप एसिड के बगल में है तो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप अगर एसिड के बगल में है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो जो कंजुगेट बेस है वो नेगेटिव चार्ज को संभाल नहीं पाएगा, कभी नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, कभी नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, कभी नेगेटिव चार्ज आपकी तरफ आ रहा है। मतलब क्या है, अनस्टेबल है। और अगर अनस्टेबल होगा तो तुरंत H प्लस के साथ दोस्ती कर लेगा, और अगर जैसे ही H प्लस के साथ दोस्ती कर लेगा H प्लस बोलेगा बैक हो गए, पार्शियल आयोनाइजेशन हुआ। और पार्शियल आयोनाइजेशन किसका होता है, वीक एसिड का। आ गया कॉन्सेप्ट, है ना। अब क्वेश्चन करते हैं, मैंने समझा दिया। तो बताओ इन चारों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन, थर्ड, है ना। उसके बाद सेकंड, उसके बाद फर्स्ट, और लास्ट में फोर, क्योंकि यहां पर कार्बन है, यहां पर ऑक्सीजन था, यहां पे कार्बन है, और कार्बन कैसा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई, इसलिए इसकी एसिडिकेशन सबसे कम है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करो, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, एसिडिकेशन निकालते हैं। तो देखो बच्चों, सभी में ये चेन कॉमन है, सभी में देखो ये चेन कॉमन है, सभी में देख लो आप। अनकॉमन क्या है, कार्बन और उसकी पोजीशन। देखो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन है, गामा है, और ये डेल्टा है। यहाँ पर अल्फा कार्बन पे है, यहाँ बीटा कार्बन पे है, और यहाँ पर गामा कार्बन पे है। कार्बन कैसा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई। कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा कि कम करेगा, सर कम कर देगा। तो दुश्मन है कि दोस्त है, सर दुश्मन है। दुश्मन ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, सर कम होना चाहिए, चलो यहाँ पर एक ही है। दूर होना चाहिए कि पास होना चाहिए, सर दूर होना चाहिए। तो सबसे दूर किसमें है, थर्ड वाले में है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ थर्ड वाले की, फिर सेकंड वाले की, फिर फर्स्ट वाले की। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसकी पीके वैल्यू कम होती है, के वैल्यू ज्यादा होती है, ये तो आप जानते ही होंगे। बोलो, आया समझ में इतना, ठीक है। चलो आगे देखो आप, नेक्स्ट, नेक्स्ट। तो आपको दिख रहा है कि सभी में कॉमन चीजें क्या है, कार्बन और COH। देखो सभी में कार्बन और COH कॉमन है, सभी में कार्बन और COH कार्बन है। चलिए चौथा क्वेश्चन में उठा लिया, इसको बाद में करते हैं, चौथा ही करते हैं, है ना। तो सभी में ये चेन कॉमन है, तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस NO2 है। लेकिन यहां पर जो NO2 है ना, वो सेम कार्बन पे है, लेकिन नंबर अलग है। यहाँ पर 3 NO2 है, यहाँ पर 2 NO2 है, और यहाँ पर 1 NO2 है। NO2 कैसा इफेक्ट शो करता है, सर माइनस आई इफेक्ट। दोस्त की दुश्मन दोस्त, ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। किसमें ज्यादा है, फर्स्ट में। तो फर्स्ट वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर थर्ड वाले की, फिर सेकंड वाले की। बताओ जल्दी से, सही है कि नहीं, बताइए जल्दी से, सही है कि नहीं, बोलो बच्चे, सही है। जी हाँ बिल्कुल सही है, गलत हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर चारों एसिड देखो आप, ये फिनॉल है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। और हमने यहाँ पढ़ा कि कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से ज्यादा होती है। देखो यहाँ पर, तो इसका मतलब हम तुलना करेंगे फिनॉल के, अगर मान लो बहुत ज्यादा फिनॉल है तो फिनॉल के बीच में तुलना करेंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में तुलना करेंगे। फिनॉल को कार्बोक्सिलिक एसिड से कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी फिनॉल की जो पीके वैल्यू होती है वो 10 होती है, और कार्बोक्सिलिक एसिड की जो पीके वैल्यू होती है वो करीब
3 से 5 के बीच में होती है। एसिटिक एसिड तुमने लोगों ने पढ़ा है बफर सोल्यूशन में 4.75 होती है ना। फॉर्मिक एसिड की कम होती है, बेंजोइक एसिड से की ज्यादा होती है पीके वैल्यू, और पीके वैल्यू ज्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। आइए देखते हैं, देखो आप सामने, तो इसका मतलब ये सबसे बाद में आएगा। अब इसमें देखो, तो हमने बताया कि फॉर्मिक एसिड एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, देखो यहाँ पर स्टार बनाया था, देखो ये फॉर्मिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड से ज्यादा होती है ना। तो देखो आप, ये फॉर्मिक एसिड सबसे स्ट्रांग हो गया। उसके बाद इन दोनों में, तो इन दोनों में देखो आप, ये फिनाइल ग्रुप है, यहाँ भी फिनाइल ग्रुप है, लेकिन बीच में क्या है, कार्बन है। कार्बन कैसा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई, तो कार्बन आएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर देगा। तो सबसे पहले थर्ड, थर्ड के बाद सेकंड, सेकंड के बाद फोर, और फोर के बाद फर्स्ट, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा के का 3241, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया, है ना। फिनॉल सबसे पीछे। चलो जल्दी से इसको नोट करो, तो और क्वेश्चन लेते हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए, तो फिर और क्वेश्चन हम लेते हैं। थर्ड में फिनॉल है, फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम। फॉर्मिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड से ज्यादा होती है, एक्सेप्शन है। ओ माइनस प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और सिर्फ ओ माइनस आई इफेक्ट शो करता है, उस समय भी बताया था। और मैंने बोला था बच्चे हर क्लास में पूछते हैं, आप एक्सेप्शनल नहीं हो, आपने भी पूछ लिया। मैंने बोला था कि ओ माइनस जो है प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और ऑक्सीजन जो है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है। चलो नेक्स्ट देखो, अगला पांचवा। करिए, खुद करोगे अब आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद बताओगे। हाँ जी, चलिए अपने आंसर मिलाइएगा, मैं लिखते जा रहा हूँ, और ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन जो मॉडल में दिए उनसे सब बेहतर है। इजी क्वेश्चन तो कर ही लोगे आप। चलो इधर देखो आप सामने, सब में साइक्लिक रिंग और सीवेज कॉमन है, सीएन भी कॉमन है 2 नंबर में, लेकिन सीएन की पोजीशन अलग अलग है। सीएन माइनस आई इफेक्ट शो करता है,
माइनस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, पास होना चाहिए। सबसे ज्यादा पास यहाँ पर है, देखो अगल बगल है। तो फर्स्ट, उसके बाद सेकंड में है, उसके बाद देखो आप फोर्थ में है, और लास्ट में थर्ड में है। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। कोई डाउट किसी को? चलो बहुत अच्छी बात है, आंसर मुझे दिख रहा है आप लोगों ने सही किया है। क्लियर है? 1 2 4 3, है ना? बहुत बढ़िया। चलो अगला देखो आप, अगले का आंसर देखो आप, मैं लिख रहा हूं, आप खुद चेक करना अपना। सबसे पहले फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, फिर सॉरी उसके बाद कहाँ गया, ये है ना, 1 2, फिर फोर्थ, फिर थर्ड, थर्ड के बाद फिफ्थ। ये आंसर आएगा के का, है ना? देखो ये सल्फोनिक एसिड है। सल्फोनिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, पीके वैल्यू जो उसकी होती है वो 0 से कम होती है। अब NO2 है, Br है, Cl है, OH है, ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पावर NO2 की होती है, फिर Cl की होती है, फिर Br की होती है, फिर OH की होती है। माइनस आई इफेक्ट का ट्रेंड आपको आना चाहिए। ये सिर्फ क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है कि स्टूडेंट को माइनस आई इफेक्ट का एग्जैक्ट ऑर्डर याद है या नहीं। जिसको याद है वो क्वेश्चन तुरंत कर लेगा, है ना? मुझे तो आपसे हर एक काम कराना है ना, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन भी दूंगा जिससे ये पता करूं कि आपको ट्रेंड याद है कि नहीं, है ना? तो उसी ट्रेंड के बेसिस पे हमने आंसर लिख दिया, 2, फिर 4, फिर 3, फिर 5। Br की आई की एसिडिक माइनस आई इफेक्ट OH से ज्यादा होती है। अब ये नहीं कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो Br से आगे आएगा, यही गलत करोगे आप। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, क्लियर? चलो इसका आंसर बताओ भाई, नेक्स्ट का, एट्थ का बताओ जल्दी से, तो फिर मैं तो डिस्कस करूंगा। फिर पहले आप बताओ। चलो कुछ बच्चों ने जवाब दिया 4 3 2 1, आइए देखते हैं, है ना? वेरी गुड। सबसे पहले 4, क्योंकि सल्फोनिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसके बाद थर्ड। अब तुलना इन दोनों में, तो बेटा ये एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक है। अंतर ये है, ये एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक है, और हमेशा एरोमेटिक की एसिडिक स्ट्रेंथ एलिफेटिक से ज्यादा होती है। तो आंसर बिल्कुल सही 4 3 2 1 आएगा, है ना? पीके, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा उसकी पीके कम, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम उसकी पीके वैल्यू सबसे ज्यादा। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि पीके के ऑर्डर में अरेंज कीजिए, के के ऑर्डर में अरेंज कीजिए, वहां गलती आप नहीं करोगे, है ना? चलो आखिरी क्वेश्चन का जवाब दे दो। आखिरी क्वेश्चन से भी मैं कुछ सिखाना चाहता हूं इसलिए लिया हूं। इसका आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एक Cl का माइनस आई इफेक्ट NO2 से कम होता है, लेकिन अगर 3 Cl आएंगे तो कंबाइंड माइनस आई इफेक्ट NO2 से ज्यादा होता है। 2 Cl आएंगे तो इनका कंबाइंड माइनस आई इफेक्ट NO2 से ज्यादा होता है। इसीलिए यहां पर ऑर्डर ये हो गया। अगर एक NO2 है, एक Cl है, तो NO2 ज्यादा है, देखो यहां पर हमने क्वेश्चन किया था। लेकिन 3 Cl है तो कंबाइंड पावर, कंबाइंड माइनस आई इफेक्ट, कंबाइंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 Cl की NO2 से ज्यादा होती है। इसलिए ये ऑर्डर हो गया। 2 Cl होगा तो भी ज्यादा होती है, हल्का सा। एक Cl में NO2 आगे आ जाएगा, है ना? तो इस क्वेश्चन को कराने का ध्येय ये था कि आपको याद रहे। क्लियर है? अगर क्लियर है तो जल्दी से नोट कर लीजिए, तो हम फिर आगे बढ़े। जल्दी करो बच्चे, जल्दी करो तो मैं पानी पीऊं। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, फिर आगे फिर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा कुछ अच्छे क्वेश्चन लेना। देखो आप, ये IIT एडवांस में आ चुका है।
देखो इस कंपाउंड में ऊपर NH3 प्लस है, X लिख दिया है, और नीचे COH है, Y लिख दिया है। आपसे पूछा गया कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, X की कि Y की, है ना? तो कैसे चेक करेंगे, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। इसमें दो तरह के हाइड्रोजन हैं, एक NH3 के पास है और एक COH के पास है। जब हमें एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना होगा तो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी निकालेंगे। कैसे, देखो आप, सबसे पहले हमने एक्स वाला हाइड्रोजन निकाला, है ना? लिख दे रहा हूं -HX, मतलब यहां से हाइड्रोजन निकाल दिया, तो क्या बना? NH2 लोन पेयर और COH। और अगर हमने Y वाला हाइड्रोजन निकाला -HY, तो ये बना NH3 पॉजिटिव CO निगेटिव। अब इन दोनों में ये भी कंजुगेट बेस है, ये भी कंजुगेट बेस है, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसी का एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। और माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर तो हम जानते ही ये होता है, NH3 प्लस का ज्यादा होता है किससे? COH से। ये तो आपको पता ही है माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर, है ना? तो देखो यहां पर जब H प्लस निकला तो लोन पेयर आया। अब अगर ये लोन पेयर डिस्पर्स हो गया अच्छी तरह तो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और यहां पर नेगेटिव चार्ज अगर डिस्पर्स हो गया अच्छी तरह तो नेगेटिव चार्ज मतलब कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब हमें चेक करना है कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ रही है। रिंग दोनों में कॉमन है, यहां पर इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है तो COH इलेक्ट्रॉन खींचेगा, देखो COH इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, देखो, है ना? और यहां पर NH3 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, देखो आप। यहां पे मैंने एक एरो लगाया है क्योंकि माइनस आई इफेक्ट COH का कम होता है। यहां पे मैंने 3 एरो लगाए हैं क्योंकि NH3 का माइनस आई इफेक्ट COH के कंपेयर में बहुत ज्यादा होता है। तो बताओ इन दोनों में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ रही है, फर्स्ट की कि सेकंड की? बताओ जल्दी से, कॉन्सेप्ट है ये, किसकी बढ़ रही है? सेकंड की स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ रही है। तो बताओ कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, हाइड्रोजन X ज्यादा एसिडिक है कि हाइड्रोजन Y ज्यादा एसिडिक है? जल्दी बोलो, हाइड्रोजन X ज्यादा एसिडिक है कि हाइड्रोजन Y? जी हाँ बिल्कुल सही, हाइड्रोजन Y ज्यादा एसिडिक है। अरे भाई देखो, यहां पर X निकल रहा है तो ये बन रहा है, यहाँ पे Y निकल रहा है तो ये बन रहा है। अब जिसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल वो हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक। तो यहां से जब मैंने H निकाला तो ये ज्यादा स्टेबलाइज हो गया क्योंकि NH3 का प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है किसके कंपेयर में? COH के कंपेयर में। तो यहाँ पर कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ रही है। इसका मतलब HI, इसका मतलब जब ज्यादा स्टेबल होगा तो ये रिएक्शन रिवर्स होगा क्या? नहीं रिवर्स होगा। और अगर रिएक्शन रिवर्स नहीं हुआ तो इसका मतलब ये वाला Y वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक हो गया। यहाँ पर क्या है, कम स्टेबल हुआ तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ गई कि जो H निकला है जाके इससे जुड़ जाएगा, और H जाके इससे जुड़ेगा तो फिर से ये रीजनरेट हो जाएगा, और फिर से ये अगर रीजनरेट हो गया, रिएक्शन रिवर्स हो गया, लेस आयनाइजेशन हुआ तो ये वीक एसिड हुआ। बस ऐसे चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि HY की एसिडिक स्ट्रेंथ HX से ज्यादा है ना? एक लाइन लिखिए जल्दी से, एक लाइन लिखे फिर इसको नोट करें। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये आसान नहीं है, ये SRG टेस्ट वाला है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को बिना कॉन्सेप्ट के आप कर ही नहीं सकते हो। एक लाइन लिखे, मैं लिखवा रहा हूं, और मैं रिपीट कर रहा हूं, ये आज दूसरी क्लास है। GOC में अगर आप क्लास छोड़ोगे तो बहुत नुकसान होगा, भुगतना आपको पड़ेगा। समझदार हो सभी बच्चे, सभी 15 साल से ऊपर हो तो होशियार रहिए। लिखे एक लाइन,
if a compound contain more than one acidic hydrogen, if a compound contain more than one acidic hydrogen, then relative stability of the conjugate base, मैंने रिलेटिव टर्म यूज किया, मतलब बारी बारी से हाइड्रोजन निकालना है, then relative stability of the conjugate base relative stability of the conjugate base if a compound contain more than one acidic hydrogen, then relative stability of the conjugate base decide the acidic strength, decide the acidic strength. है ना, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखें सामने की तरफ। इस कंपाउंड में दो हाइड्रोजन थे, एक NH3 के पास था X और एक COH के पास था Y। हमसे बोला गया पता लगाओ कि X ज्यादा एसिडिक है कि Y ज्यादा एसिडिक है। तो हमने बारी बारी से कंजुगेट बेस बनाए। पहले ऊपर से निकाला HX, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी डिसाइड किया, लोन पेयर की स्टेबिलिटी नाइट्रोजन के ऊपर। चूंकि COH का माइनस आई इफेक्ट कम होता है, तो यहाँ पर कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी कम बढ़ी। दूसरे वाले केस में हमने फिर HY निकाला, HY, लेकिन यहाँ पर NH3 प्लस का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा अच्छा है, तो ये COO माइनस जो कंजुगेट बेस है उसको ज्यादा बेहतर तरीके से स्टेबलाइज किया। और अगर ज्यादा बेहतर तरीके से स्टेबलाइज किया तो हमने एक लाइन में बोल दिया कि HY इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू HX। क्लियर है ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं, और देखो देखो बच्चे, हमारे पास ये कंपाउंड है, ये क्वेश्चन पूछा गया था IIT एडवांस में। ये X है, ये Y है और ये Z है। इस कंपाउंड में 3 तरह के हाइड्रोजन हैं, 3 तरह के। अब आपसे पूछा गया किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, बताइए मुझे, है ना। चलो बच्चे बताओ जल्दी से, XYZ अरेंज करो, XYZ को। तो देखो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, जल्दी बोलो, Z की होगी। उसके बाद Y आएगा, उसके बाद X आएगा, है ना। कारण ये बहुत दूर है, ये बहुत दूर है, तो इसका ना इसके ऊपर आई इफेक्ट लगेगा ना तो ये लगाएगा। देखो अगर मान लो तुम यहां से H+ निकालते हो तो इन दोनों का आई इफेक्ट इसके ऊपर लगेगा क्या, नहीं लगेगा। देखो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है जो इंडक्टिव इफेक्ट की पावर है वो खत्म होती जाती है। तो इसका मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है, सबसे पीछे लिखा है। अब ये दोनों है, तो ये दोनों तो यही क्वेश्चन हो गया ना। देखो NH3 प्लस और COH किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, COH की। देखो तो यहाँ पर भी यही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अगल बगल है। देखो ये दोनों अगल बगल है, बीच में एक ही कार्बन तो आ रहा है, आया समझ में, बीच में एक ही कार्बन आ रहा है। तो अगर यहां से निकालोगे H+ तो ये ज्यादा अच्छे तरीके से स्टेबलाइज करेगा, यहां से निकालोगे H+ तो ये भी स्टेबलाइज करेगा। माइनस आई इफेक्ट है इसका भी, लेकिन इसकी जो पावर है स्टेबलाइज करने की उतनी ज्यादा नहीं है। तो आंसर आ जाएगा ये ZYX। बोलो
सही है कि नहीं? ये क्लियर है कि नहीं? है ना? चलो आखिरी क्वेश्चन कर दो एसिटिक स्ट्रेंथ का। अभी एसिटिक स्ट्रेंथ हम लोग को वहां भी पढ़ना है, रेजोनेंस में भी, है ना? इसका आंसर बता दो जल्दी से। तो देखो फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ इन लोगों से ज्यादा होती है जो हमने ऑर्डर लिखवाया था। देखो यहाँ पर, देखो ये HCN सब, HCN ऊपर है, HCN ऊपर है ना? तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी हो जाएगी? HCN की हो जाएगी। देखो आप, कहाँ गया क्वेश्चन, ये HCN की हो जाएगी। तो सबसे पहले थर्ड आ गया। अब ये 3 फिनॉल है, तो इन तीनों में किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? तो देखो CH3 भी प्लस आई इफेक्ट शो करता है, CD3 भी प्लस आई इफेक्ट शो करता है। बताओ किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा अच्छा होता है, CD3 का कि CH3 का? बताइए किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा अच्छा होता है, CH3 का कि CD3 का? जी CD3 का, CD3 का। मतलब दुश्मन है, दुश्मन मजबूत होना चाहिए कि कमजोर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपका आंसर आएगा नहीं होना चाहिए। किसमें नहीं है? इसमें नहीं है। तो थर्ड के बाद फोर्थ, दुश्मन कमजोर होना चाहिए। कमजोर किसमें है? CH3 में है। तो 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 1, 1 के बाद 2। देखो ये इथाइन है और ये अमोनिया है, तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से कम होती है, तो इनको पीछे रख दिया। सबसे ऊपर HCN, तो HCN आगे आ गया। फिनॉल में हमने कंपेयर कर दिया किससे? प्लस आई से, के इफेक्ट से, तो ये ऑर्डर लिख दिया। सही है? चलो बताओ बच्चे। जी, तो ये हमने पहला एप्लीकेशन पढ़ा, एसिडिक स्ट्रेंथ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो आप, दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। चलो देखो बच्चे, इसमें पहला क्वेश्चन। अब देखो ये कार्बोकैटायन है, बोलो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज तो कार्बोकैटायन। तो हमें चेक करना है इसकी स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, है ना? सोचो, बताओ, कार्बोकैटायन है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है कि इलेक्ट्रॉन रिच है? बताओ जल्दी से। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है ना? तो बताओ इसकी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन देने से कि इलेक्ट्रॉन लेने से? इलेक्ट्रॉन गेन करने से। तो प्लस आई इफेक्ट से स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि माइनस आई इफेक्ट से? इसकी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, प्लस आई इफेक्ट से कि माइनस आई इफेक्ट से? अरे सोचो आप कि एक पेशेंट है एनीमिया का, मतलब बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उसको ब्लड चाहिए कि ब्लड और निकाल ले उसके शरीर से? बोलो, ब्लड दे कि निकाल ले? दे। तो बेचारा कार्बोकैटायन, ये एनीमिया का पेशेंट है, इसको तुम इलेक्ट्रॉन दोगे कि लोगे? दोगे। तो दोगे तो प्लस आई इफेक्ट की माइनस आई इफेक्ट? प्लस आई इफेक्ट, है ना? तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी प्लस आई इफेक्ट से, हाइपर कंजुगेशन से और प्लस एम इफेक्ट से, और कम हो जाएगी माइनस आई इफेक्ट से, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन से और माइनस एम इफेक्ट से। ये याद रखना है ना? नेचर पहले समझो ना। अगर मैंने बोला स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो आपका आपका आंसर क्या आया कि व्हाट इज कार्बोकैटायन? मैंने बोला दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ओह, मतलब ऐसे शख्स को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे दे किसी तरह, वो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। हो गया, है ना? तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। और चेक करें, देखो इधर सामने हमारे पास ये कार्बोकैटायन है, ये है, ये है, ये है। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा दिया, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, कोई हाइड्रोजन नहीं। ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, और ये मिथाइल कार्बोकैटायन है। चलिए सोचिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तब तक मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं।
चलो बताओ बच्चे, पहले वाले में क्या आंसर आएगा? बहुत बढ़िया, पहले वाले में आंसर सही इसने बोला। पहले वाले में आंसर क्या आएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखो, अरे भाई ये CS3 है ना, बगल में 3, तो CS3 कैसा इफेक्ट शो करेगा? प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन देगा। और अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज रखा है, इसको लगेगा बारिश हो रही है तीन तरफ से, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, है ना? ओह, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ओह कितना मजा आ रहा है। तो स्टेबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। बोलिए, सही है? अरे समझ में आया? क्यों नहीं आएगा? बोलो बच्चे, है ना? चलो इधर देखो आप सामने, ये तो इसमें साइक्लिक रिंग तो कॉमन है, लेकिन दो में CN है, दो में CS3 है। CN माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन की कमी, और ये और खींच रहा है पकड़ के, है ना? और यहां पर दे रहा है, तो जो खींचेगा गिराएगा, और जो देगा बढ़ाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। दोनों दे रहे हैं। अब क्या देखेंगे? किसमें पास है? दोनों दोस्त हैं, दोस्त पास होना चाहिए। दोनों दुश्मन है, दुश्मन दूर होना चाहिए। आ गया आंसर, क्वेश्चन में कोई दमी नहीं है ना? चलो भैया, क्या आंसर आया? 4, 3, 1, 2। बताइए सही है कि नहीं? जल्दी बताओ, सही है कि नहीं? लॉजिक लगाना है बस। किसी बच्चे को कोई डाउट मैं देख रहा हूं? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलो बच्चे, ये 4 क्वेश्चन करना है तो कार्बो का टैंक खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डिसाइड करेंगे। सही तो है, 2 CN है। दिव्यांशु नायक, CN माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो स्टेबिलिटी कम करेगा, है ना? और CS3 प्लस आई इफेक्ट शो करता है, दोस्त है, बढ़ाएगा, दोस्त पास में होना चाहिए। चलो भैया, देखो इधर सामने, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में सबसे अच्छा क्वेश्चन यही होता है, C वाला, है ना? अब कोई बताए, पहले कोई स्टूडेंट सोच के बताए। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा स्टूडेंट है जो खुद सोच सकता है, जो खुद सोच सकता है और मुझे सही आंसर बता देता है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपके बैच का सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, खुद सोच के। ये वाला, हम्म, C का आंसर होगा 4, 3, 1, 2। तो एक आंसर सही है, महवीस का। महवीस लॉजिकली बताओ भाई, क्यों सही है? 4, 3, 1, 2। हार्दिक ने भी यही आंसर दिया है, 4, 3, 1, 2। क्यों सही है हार्दिक? लॉजिक बताइए मुझे। बिल्कुल सही है ना? देखो एकदम सही बताया, देखो हार्दिक ने। sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव।
तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या चाहेगा, मेरे सर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज है, बताइए। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या पसंद करता है, नेगेटिव चार्ज की पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। सोडियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो कैसा चार्ज पसंद करता है, नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन अगर sp है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से भी ज्यादा होती है, और ऐसा कार्बन के सर पे पॉजिटिव चार्ज रख दो, है ना, गुस्सा आ जाएगा, अच्छा तेरी इतनी हिम्मत मेरे ऊपर, रुक तुझे बताता हूँ अभी। गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया मतलब क्या हो गया, स्टेबल हो गया कि अनस्टेबल हो गया। कोई भी गुस्साया हुआ आदमी हाईली अनस्टेबल होता है। आप तो क्या आंसर, क्या था हमें क्वेश्चन में, है ना। तो देखो ये ये जो है ना sp है, यहां पर सिर्फ s कैरेक्टर है, ये sp2 है और ये भी sp2 है ना। तो s कैरेक्टर बताओ, sp भी नहीं है, सिर्फ s कैरेक्टर है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और तुमने पॉजिटिव चार्ज रख दिया। भयंकर कुछ नाराजगी है इसके अंदर, भयंकर नाराजगी है इसके अंदर, मतलब हाईली अनस्टेबल है। तो इसका मतलब अगर कार्बन के अंदर एस कैरेक्टर ज्यादा है और पॉजिटिव चार्ज रखोगे गुस्सा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज रखोगे खुश हो जाएगा, है ना। इन दोनों में कैसे कंपेयर किया, दोनों sp2 थे। तो ये बगल में देखो ये क्या लगा है, cs3 लगा है, कैसा इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो स्टेबिलिटी क्या करेगा, बढ़ाएगा। आ गया आंसर। सबसे पहले 4, फिर 3, अब ये sp है, ये s है, तो उसके बाद 1, उसके बाद सेकंड, ये आंसर आ गया 4 3 1 2। इसका आंसर बताओ जल्दी से, देखो कौन बताता है। ये भी सी के बाद जो अच्छा क्वेश्चन है वो डी है, बाकी ये तो रूटीनल क्वेश्चन है ये दोनों। बताइए जल्दी से, डी बताइए। जल्दी जल्दी बताइए, डी। 4 3 1 2, बहुत बढ़िया, गुड, एकदम करेक्ट, सही दिशा में जा रहे हो। 4 3 1 2, आइए चेक करते हैं कि सही है कि नहीं, लॉजिकल। तो देखो बेटा, ये कार्बन sp है, ये भी कार्बन sp है, ये कार्बन sp2 है, और ये भी कार्बन sp2 है। तो चाहे आगे आएगा ये चाहे ये, इसमें एडेड एडवांटेज क्या है, CD3 है, प्लस आई इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो बारिश की कुछ हल्की सी बूंदे इस कार्बोकेटायन में पड़ रही हैं और इसको राहत पहुंचा रही हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी हल्की सी बढ़ गई। तो क्या हो गया, 4 और 4 के बाद 3। बोलो सही है, सही है। अब आ जाओ यहां पर इन दोनों में, ये भी sp ये भी sp। तो सर आपने कैसे डिसाइड कर लिया इन दोनों में, बताइए जल्दी से, हमें समझ में नहीं आया। तो देखो आप, इसके बगल में देखो कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, और ये चारों कार्बन क्या है, sp3 है। ये चारों कार्बन क्या है, sp3 है। इसके बगल में भी 4 कार्बन है, और ये चारों कार्बन क्या है, sp2 है। मतलब ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है और ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो ये बेचारा काम के बोझ का मारा, और इसके दोस्त जो है ना बगल वाले, ये भी बड़े खतरनाक है, और काम दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज और बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज और बढ़ रहा है, तो स्टेबिलिटी डाउन 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 और कम हो गई। आया समझ में। तो दिस इज द आंसर 4 3 1 2। बोलिए सही है कि नहीं, सही है कि नहीं। अब ई और एफ आप कर सकते हो, मैं सिर्फ आंसर लिखूंगा, आपको चेक करना होगा। ये मैं आंसर लिख रहा हूं इसका, ई और एफ का। देखो आप, ई और एफ का आंसर, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 3 4 2 1। अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसमें, इसका आंसर होगा 1 2 3। मैं इसमें आंसर नहीं बताऊंगा, ये आप खुद सोचो, ठीक है।
बोलो बच्चे, करेक्ट? मैं जान के नहीं बता रहा हूं, पहले आप सोचो। चलिए, अब एक आखिरी क्वेश्चन दे रहा हूं कार्बोकेटाइन पे, फिर हम बढ़ेंगे कार्बोनाइन पे, नहीं फ्री रेडिकल पे। देखो बच्चे, देखिए कौन क्वेश्चन करता है। मैं चाह रहा हूं आपको रट जाए। कहां तक था? ए बी सी डी एफ था। ए बी सी डी ई एफ जी, है ना? चलो देखो जल्दी से। चलो बच्चे बताओ जल्दी से इसका आंसर। ये विनाइल कार्बोकेटाइन है, ये भी विनाइल कार्बोकेटाइन है, ये फिनाइल कार्बोकेटाइन है ना? नाम होता है इसका। और ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आप लोग आंसर लिख भी रहे हो, 4, उसके बाद क्या लिखा आपने? 213। चेक करता हूं, 4213, बिल्कुल सही है, 4213, यही आंसर आएगा। कैसे? देखो ये sp2 कार्बन, ये sp, ये sp, है ना? ये sp2 था और ये भी क्या था? sp2 था। तो सबसे पहले सॉरी, ये sp था, है ना? तो सबसे पहले sp2 वाला आ गया। अब इन तीनों में ये भी sp, ये भी sp, ये भी sp, तो फिर कैसे कंपेयर किया सर आपने? तो इसके बगल में प्लस आई इफेक्ट है, सारे कार्बन sp3 हैं। इसके बगल में माइनस आई इफेक्ट है, सारे कार्बन sp2 हैं। और यहाँ पे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है। तो ये बढ़ा रहा है, ये बीच में, और ये कम कर रहा है ना? तो ऑर्डर लिख दिया 4213, है ना? ये ऑर्डर लिख दिया। चलिए, अच्छा ये बताओ बेटा, कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल, अगर मैं बोलूं दोनों भाई हैं, तो क्या ये सही है कि गलत है? अगर मैंने बोला आपसे कि देखो कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल ये आपस में भाई भाई होते हैं, तो क्या ये सही है कि गलत है? सोचिए। आंसर यस या नो में जी दीजिए, दीजिए। लॉजिक बाद में। इफ आई, अगर किसी साइंटिस्ट ने बोला कि कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल बोथ आर ब्रदर, इट इज टू, कार्बोकेटाइन बोले, मैंने बोला एनाइन नहीं। इफ, सही है कि गलत है? सिर्फ हार्दिक ने सही जवाब दिया, बिल्कुल सही है। सिर्फ हार्दिक ने सही जवाब दिया, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। क्यों सही है? कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, फ्री रेडिकल इज आल्सो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। कार्बोकेटाइन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, और फ्री रेडिकल के वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन के भूखे हैं। तो किसी, दोनों इलेक्ट्रॉन के भूखे हैं, दोनों का नेचर सेम है, इसलिए हम बोल दिए दोनों भाई हैं। जबकि कार्बन आयन इलेक्ट्रॉन रिच है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसका नेचर जो है कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल दोनों से टोटली डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं कि वो फैक्टर जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते या घटाते हैं, वही फैक्टर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को भी बढ़ाएंगे या घटाएंगे। बोलिए, मैं क्या सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? जल्दी बोलो बच्चे, क्या मैं सही बोल रहा हूं? है ना? तो नेक्स्ट जो है ना, वो आप हेडिंग डालोगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, और इसमें 2 ही 3 एग्जांपल लेंगे, क्योंकि जो फैक्टर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते या घटाते हैं, वही फैक्टर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को भी बढ़ाते या घटाते हैं। है ना? देखो कैसे, देखो कैसे। तीसरा पॉइंट क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो देख लो आप,
ये फ्री रेडिकल है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। मतलब ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। मतलब इसकी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी? प्लस आई इफेक्ट से, हाइपर कंजुगेशन से और प्लस एम इफेक्ट से। और किससे कम होगी? माइनस आई इफेक्ट से, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन से, आगे पढ़ोगे आप माइनस एम इफेक्ट से, सारी चीजें पढ़ोगे। बस मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको चीजें याद रहे। चलो अब एक क्वेश्चन लेते हैं पहला, है ना? देखो आप, सॉरी, दूसरा क्वेश्चन। हाँ जी, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये मिथाइल है ना? चलो बताइए, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप खुद दीजिए, मैं नहीं दूंगा। लॉजिक ही तो लगाना है, प्लस आई माइनस आई इफेक्ट का। पहले का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है बात है। मैंने बोला भाई भाई है ना, तो भाई एक जैसा व्यवहार शो करेंगे। मतलब जैसे कार्बोकेटाइन में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी 2 डिग्री से, 2 डिग्री की स्टेबिलिटी 1 डिग्री से, 1 डिग्री की स्टेबिलिटी मिथाइल से ज्यादा थी, इसी तरह फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी में 3 डिग्री की स्टेबिलिटी 2 डिग्री से, 2 डिग्री की स्टेबिलिटी 1 डिग्री से, 1 डिग्री की स्टेबिलिटी मिथाइल से ज्यादा होगी। हो गया। बताएं सही है कि नहीं? है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। देखो आप, ये ये है ना? नीचे देखो आप, नीचे आंसर क्या होगा? नीचे का आंसर आएगा 4 2 3 1। माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। जो अनकॉमन फैक्टर है उसी को देखोगे, कॉमन फैक्टर को नहीं देखोगे। तो माइनस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी कम करते हैं, सबसे पीछे लिख दिया। प्लस आई इफेक्ट बढ़ाते हैं, इन तीनों को आगे लिख दिया। अब इन तीनों में टी का प्लस आई इफेक्ट डी से, डी का प्लस आई इफेक्ट एच से ज्यादा होता है, सो द ऑर्डर। ठीक है, जल्दी से नोट करो आप, तो अगला क्वेश्चन दो। चलो भैया देखो आप आगे, नेक्स्ट 11th। जल्दी करो बच्चे, ये थोड़ी ना सी है। देखो बच्चे,
ऑर्डर लिखिए भाई इसका, इसका ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 5 4 2 1 3। सेम जैसे हम लोगों ने चेक किया था किसमें, कार्बोकेटाइन में। बेटा ये विनाइल है, ये विनाइल है, और ये फिनाइल है, क्योंकि फिनाइल रिंग पे डॉट रखा है, कार्बो फ्री रेडिकल। अब ये कार्बन sp है, ये कार्बन भी sp है, ये कार्बन भी sp है, इसमें एक और रख दो आप, इसमें एक और रख दो ये, तब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। CS ट्रिपल बॉन्ड C, है ना, और ये कार्बन S है, और ये कार्बन क्या है, sp2, और ये sp2 है। समझ में आ रहा है? आंसर यहां लिखता हूं। तो अब देखो आप इन दोनों में कैसे कंपेयर किया, CD3 का एडिशनल प्लस आई इफेक्ट है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी 1 2 3 4 5 की, उसके बाद 4 की, ये तीनों sp हैं, लेकिन यहाँ पर sp3 कार्बन का प्लस आई इफेक्ट है, और यहाँ पर sp2 कार्बन का माइनस आई इफेक्ट है। तो ये स्टेबिलिटी बढ़ाया इन तीनों में, ये घटाया, और ये बीच में रह गया। आगे आंसर 5 4 2 1 3, और ये तो एस कैरेक्टर सबसे गंदा है, सबसे पीछे हो गया। 5 4 2 1 3 6, बताइए सही है कि गलत है? सही है ना बेटा? 6 वाला सबसे पीछे आएगा। हाँ, इकट्ठे ले लिया मैंने सारे अच्छे क्वेश्चन एक साथ, तो इसलिए फ्री रेडिकल पे हम ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी लाइक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। बताएं, और क्वेश्चन कराने की जरूरत है क्या? नहीं है, है ना? चलो नया देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। देखो बच्चे, तो सबसे पहले कार्बन आयन के बारे में सोचते हैं कि होता क्या है। तो ये कार्बन आयन है, देखो 3 बॉन्ड पेयर है, और नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, है ना? ऐसे ही बताया था पिछले क्लास में, ऐसे बनता है, देखो ऐसे बनता है। ये मीथेन था, और हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो यहां से क्या निकला, H+, और H+ निकला तो क्या बन गया, कार्बन आयन, है ना? देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो, इसका मतलब कार्बन आयन मतलब कंजुगेट बेस, और जितना ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन बनेगा, इसका मतलब उस कंपाउंड का जो एसिड रहा होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। बोलो मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? देखो इसमें से क्या निकल रहा है, H+, तो H+, जो भी कंपाउंड H+ देता है वो क्या कहलाता है, एसिड, और एसिड से जब H+ निकल जाता है तो क्या बनता है, कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो हमने क्या लिख दिया, कार्बन आयन। तो अगर कंजुगेट बेस स्टेबल है, अर्थात कार्बन आयन स्टेबल है, तो उसका जो एसिड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, है ना? और अगर कंजुगेट बेस स्टेबल होगा तो बेस क्या होगा, वीक होगा। सब पढ़ाया है आपको कॉन्सेप्ट में, आज ही पढ़ाया है। बोलो पढ़ाया है कि नहीं? बोलो पढ़ाया है कि नहीं? है ना? अब ये GOC है भाई, आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, है ना? स्ट्रॉन्गर द एसिड, वीकर द बेस, बट वीक बेस आर स्टेबल। वीकर द एसिड, स्ट्रॉन्गर द बेस, बट स्ट्रॉन्ग बेस आर अनस्टेबल। स्टेटमेंट लिखवाया तो था आपको, वही समझा रहा हूं आपको, है ना? चलिए, टाइम हो गया क्या कि अभी बाकी है? ओवर? एक क्वेश्चन कर लूं क्या कि बाद में? चलो एक क्वेश्चन कर लेते, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना? देखो आप सामने कार्बन आयन का। चलिए, चलो बच्चे देखो एक क्वेश्चन बस आज। बताइए, स्टेबिलिटी ऑर्डर पहला, बस एक क्वेश्चन करूंगा, है ना?
ये पहला था, ये दूसरा। हाँ, कर दो जल्दी से पहला दूसरा क्वेश्चन। देखो, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, बोला मैं इलेक्ट्रॉन लो, मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, मैं इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं सहन कर सकता। लेकिन बगल में कार्बन था, बोला मैं तो प्लस आई इफेक्ट शो करता हूँ, मैं तो इलेक्ट्रॉन दूंगा। तो बोला देगा तो मैं, मेरी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, करम उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो दूंगा, है ना। देखो दिया, दिया, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। मतलब कार्बन आयन में की स्टेबिलिटी जस्ट लाइक अपोजिट, कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का जस्ट अपोजिट होता है। मतलब ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये क्या है? ये मिथाइल है। तो मिथाइल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, है ना, ये याद रखोगे। और इसमें इसमें CN है, कैसा इफेक्ट शो करता है? माइनस आई। तो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा कि कम करेगा? बढ़ाएगा। पास होना चाहिए कि दूर होना चाहिए? पास होना चाहिए। सबसे पास किसमें है? यहाँ पर है, देखो बगल में है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी सेकंड की, उसके बाद थर्ड की, थर्ड के बाद 4 की, 4 के बाद 1 की, है ना। क्लियर है सबको? जी। तो आज के लिए बस इतना ही, यहीं पे मैं रोकता हूँ, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, है ना। और अगली क्लास में आई इफेक्ट का एप्लीकेशन खत्म हो जाएगा, और हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रेजोनेंस, है ना। चलिए मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, बाय। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय। खूब मेहनत से पढ़िए, है ना, सभी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हो। बेटा 2314 होगा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसका आंसर ये कर लेना, 2314, ये आंसर होगा, है ना। चलो, ये होगा, बिल्कुल सही बात है। चलो भाई, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सर्वज्ञ, दिव्यांशु नायक, अधिश्री, हार्दिक, आर्ची, कृष्णम। खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए, SRG टेस्ट है, अच्छे तरीके से IUPAC और आइसोमेरिज्म खत्म कर लीजिए, कि आपके खूब अच्छे नंबर आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बच्चों।